क्रम पे। देखिए राजीव जी, जो हुआ वो दुखद है और नहीं होता तो बहुत अच्छा होता। प्रशांत जी ने जैसे अभी कहा कि प्रधानमंत्री का उपहास हो रहा है। मैं ये कहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब किसी ऐसे मंच पर ऐसी चूक हो तो ये उपहास प्रधानमंत्री का नहीं होता, ये हमारे देश का उपहास होता है। और देश का जब उपहास होता है तो क्या ही विरोधाभास है कि एक तरफ जब हम कहते हैं कि अमेरिका की समूची आईटी इंडस्ट्री का 60% भारतीयों का कब्जा है उस पे, दुनिया की आईटी इंडस्ट्री भारतीय चला रहे हैं। एक तरफ तो हम अपनी पीठ थपथपाना चाहते हैं और दूसरी तरफ भारतीय लोकतंत्र का एक सुप्रीमो सर्वोच्च पद वाला जो व्यक्ति है, वो उसकी एक छोटी सी चूक की वजह से सारा देश उपहास का केंद्र बन जाता है। ये एक जो टेलीप्रिंट प्रॉम्प्टर की जो बात हुई है, मैं आपको एक अपने संस्मरण सुनाता हूं तो उससे आपको पता लग जाएगा कि कैसे इस मामले में गड़बड़ी हुई है। मैंने 1988 में दूरदर्शन के साथ खबर पढ़ना शुरू किया था और उस समय टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होता था। तो हमारे पास वो करीब करीब टाइप बड़े बड़े अक्षर की जो पन्ने स्क्रिप्ट होती थी, वो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार तक हम पढ़ के जाते थे। क्योंकि समझाइश और प्रशिक्षण ये था कि अगर आप सामने देखना है, आपको आपको अपना आई कांटेक्ट बराबर करके रखना है, तो ये लोगों को ना लगे कि आप देखा हुआ पढ़ रहे हैं, देख के पढ़ रहे हैं। 91 में टेली 90-91 में टेलीप्रॉम्प्टर आ गया और जब टेलीप्रॉम्प्टर आ गया तो उस समय आज से 30 बरस पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं, और दूरदर्शन जो एक सरकार का विभाग था और उस पे चलने वाला 24 घंटे में 24 घंटे तो उस समय होते नहीं थे, तो छोटा सा एक टुकड़ा न्यूज का होता था और उसमें भी एक बुलेटिन का एक हिस्सा होता था। और उसमें जब ये हो जाए कि अगर टेलीप्रॉम्प्टर ने काम करना बंद कर दिया, मान लीजिए पावर ऑफ हो गया, मान लीजिए कोई कनेक्शन ठीक नहीं हुआ, मान लीजिए कि कोई ऑपरेटर जो पीसीआर में बैठा है वहां से कुछ डिस्कनेक्ट हो गया, तो अगर टेलीप्रॉम्प्टर ने काम करना बंद कर दिया तो एक प्रति, उसकी हार्ड कॉपी हमारे सामने होती थी। तो हम देखते थे कि हाँ भाई टेलीप्रॉम्प्टर ने काम करना बंद कर दिया है, और हम अपने वापस अपने कॉपी से पढ़ना शुरू कर देते थे। थोड़ी देर में प्रॉम्प्टर ठीक हो जाता था, फिर हम वापस प्रॉम्प्टर से पढ़ना शुरू कर देते थे। तो इसका अर्थ यह है कि आज से 30 बरस पहले दूरदर्शन में हम ये सावधानी बरतते थे कि एक हार्ड कॉपी तो होती, जो कि हमने देखा कि प्रधानमंत्री के संबोधन में अगर वो जो अचकचाए और जो उनका एक गला सूखा थोड़ा सा, और उनके उस गले सूखे गले से जो उच्चारण निकला मिस्टर क्रॉस का, तो वो हक्का बक्का उच्चारण था, क्योंकि गला सूख गया था उनका एक सेकंड के अंदर के सब क्या हुआ। अगर उनके हाथ में अगर की टाइप स्क्रिप्ट होती, अगर उनके हाथ में उस अपने भाषण की प्रति होती, तो शायद वो सीधे अपने उस पर चले जाते, पन्ने पन्ने पर चले जाते और उसको देख के भी पढ़ देते। अव्वल तो बेहतर चीज तो यह है कि ऐसे मौके पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों में प्रधानमंत्री जैसा सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ जो आदमी है, वो देश को प्रतिनिधित्व करता है, उसकी जबान पर तो आंकड़े होते हैं। अगर वो कोई कामयाबी के सफर की बात कर रहा है, अगर वो चुनौतियों की बात कर रहा है। हमने इंदिरा गांधी जी को इंटरव्यू किया है, कई बार हमने इंदिरा जी को सुना है, उस समय तो प्रॉम्प्टर वॉम्प्टर कुछ नहीं होता था। राजीव जी को हमने इंटरव्यू किया है, उनको सुना है, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को, चंद्रशेखर जी को, कितने प्राइम मिनिस्टर्स को हमने देखा है, किसी ने कभी प्रॉम्प्टर का इस्तेमाल ही नहीं किया। लाल किले का भाषण बेशक पढ़ा लिखा हुआ होता रहा हो, लेकिन बाकी ज्यादातर लोगों से कभी इस तरह की तथ्यात्मक त्रुटियां नहीं होती कि हाँ भारत की आबादी 600 करोड़ है। तो मैं बात ये कर रहा हूं कि देखिए, ये एक बहाना है, ये इस बात का सबूत है। अभी प्रेम जी ने उदाहरण दिया, मैं यही कह रहा हूं कि इसका अर्थ यह है कि भारत के प्रधानमंत्री आवास में जो भारत के प्रधानमंत्री की मीडिया लाइजनिंग का तंत्र और प्रसारण से जुड़ा सिस्टम है, ये देखते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही तो है। ये बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन मेरा अपनी राय यह है कि ऐसे मंचों पर जब राय होती
ये तो केवल मीडिया और प्रसारण के क्यों, मैं आपको कुछ और उदाहरण बताता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय में किस तरह की चूकें जो हैं या किस तरह की लापरवाहियां बहुत आम हो गई हैं। हमने इससे पहले पंजाब देखा, पंजाब में एसपीजी की चूक हुई, एसपीजी की चूक हुई, जांच सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। लेकिन प्रथम दृष्टया जो मेरी राय है, मैं अपनी राय बता रहा हूं कि सब कुछ प्रधानमंत्री एसपीजी के बिना वॉशरूम तक नहीं जा सकते, तो चूक तो एसपीजी की ही मानी जाएगी, चाहे वो पंजाब पुलिस का कोऑर्डिनेशन में गड़बड़ हो या चाहे किसी की भी। तो एक सुरक्षा में लापरवाही हुई, मीडिया में लापरवाही हुई। बंगाल जाते हैं, वहां एक आदमी आता है, वहां बंगाल में वहां जो जो अपना गुरुदेव की यूनिवर्सिटी है शांति निकेतन, वहां जाते हैं और वहां पर भी एक आदमी आता है, वो सारे सुरक्षा घेरा तोड़ता है और वो वहां पर बिल्कुल झुकता है उस तरह से पैर छूने के लिए, जैसा पेरुम्बदूर की घटना हुई थी। तो एसपीजी की लापरवाही। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के शपथ समारोह में एक आदमी जाता है, सेल्फी लेके आ जाता है, देवेंद्र फडणवीस खड़े हैं, प्रधानमंत्री खड़े हैं, वो लापरवाही, एसपीजी की लापरवाही। फिर चलिए ये और भी हैं ऐसे बहुत सारे। जब आप दूसरे देश के राष्ट्रपति के चुनाव प्रचार में जाते हैं, तो देखिए प्रधानमंत्री सब कुछ अपना निर्णय करते हैं, सारी चीजें, लेकिन उनका एक डिप्लोमेटिक एडवाइजर भी होते हैं, उनके कूटनीतिक सलाहकार होते हैं, उनके राजनयिक सलाहकार होते हैं। क्या वहां कोई ऐसा तंत्र नहीं था जो ये कहता कि आपको श्रीमान अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव प्रचार में नहीं जाना चाहिए? वो भी एक लापरवाही है। तो उस मोर्चे पे भी लापरवाही है। बंगाल में अभी ताजा उदाहरण है कि आपने एक ऐसे संस्थान का उद्घाटन कर दिया जिसमें उसी समारोह में ममता बनर्जी ने बोल दिया कि इसका उद्घाटन तो मैं कर चुकी हूं। यानी प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम बनाते हैं उस विभाग में भी लापरवाही, जो कार्यक्रम किया जाता है उसमें भी लापरवाही। इसके बाद प्रधानमंत्री का इतिहास ज्ञान, उनके संदर्भ, जो कहते हैं अंतरराष्ट्रीय मंच पे कई बार जाकर के भारत की आबादी 600 करोड़ है, तो वो किसकी लापरवाही है? इसका मतलब कि प्रधानमंत्री कार्यालय के संदर्भ विभाग की लापरवाही है। प्रधानमंत्री विभाग के कार्यालय के कुछ और जो जानकारियां या गूगल से रिसर्च निकालते हैं, कहां से निकालते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये लापरवाही तो है। इसके बाद आप देखिए भारत में ही वो अपने भाषणों में कालखंड में किस तरह से गड्ढे-मड्ढे करते हैं। 1857 के उनका अभी तो ताजा उदाहरण है, और उसके बाद उन्होंने मध्यकाल के नायकों को आधुनिक काल से जोड़ते हैं, आधुनिक काल के नायकों को मध्यकाल से जोड़ते हैं। कैसे 100-200 साल के अंतर का वो पता ही नहीं चलता। कोई प्रधानमंत्री, मैं ये नहीं मानता, ठीक है, अगर मैं भी कल के रोज इस पद पे बैठा हूं, मान लीजिए, वैसे तो अव्वल नौबत नहीं आएगी, तो इतिहास का ये तो कम से कम क्रॉस चेक करके जाऊंगा। मैं ये, मुझसे कोई ये अपेक्षा नहीं करेगा कि मैं बॉटनी में अच्छा बोलूंगा, केमिस्ट्री में भी उतना अच्छा बोलूंगा, इतिहास में भी उतना अच्छा बोलूंगा, भूगोल में भी उतना अच्छा बोलूंगा और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पे भी उतना अच्छा बोलूंगा। हम मानते हैं भाई प्रधानमंत्री हैं, देश की तमाम चिंताएं हैं, चूक हो सकती है, लेकिन अगर ऐसी चूक हो जो अगले दिन उपहास का केंद्र बन जाए, अगले दिन उसका मजाक बनाया जाए, और भारत ही नहीं, क्योंकि अब ये जो हम जिस स्क्रीन और जिस संवाद जिसके जरिए कर रहे हैं, इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो करोड़ों लोग हैं जो भारत के बाहर देखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनको बहुत ही गंभीरता से उनकी बात सुनते हैं, और जब उन भारतीयों को वो लोग ऐसा सुनते हैं तो यकीनन हमारे इस देश के सिस्टम पे उनका तंज होता है, उनका दुख होता है, उनको परेशानी होती कि एक तरफ हमारे आईटी के एक नौजवान झंडे गाड़ रहे हैं और दूसरा हमारे घर में जो इस तरह का सिस्टम है वो हमारी लापरवाही, हमारे अज्ञानता और हमारी मूढ़ता का प्रतीक है। इससे निश्चित रूप से भारत की जो छवि है वो धूमिल हुई है, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि अगर उनका सुरक्षा तंत्र लापरवाह हो जाता है, उनका मीडिया प्रसारण तंत्र लापरवाह हो जाता है, उनका कार्य तंत्र लापरवाह हो जाता है, उनका संदर्भ और इतिहास और शैक्षणिक तंत्र लापरवाह हो जाता है, कई तो फिर और बचा क्या है? प्रधानमंत्री की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने की जिम्मेदारी उनकी है। जिनकी जिम्मेदारी है, अगर वो लापरवाह हैं, तो फिर प्रधानमंत्री के को इस तरह से आमूल-चूल परिवर्तन क्यों नहीं करना चाहिए? आफ्टर ऑल हमारे प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, और अगर उनकी वजह से इस देश की दुनिया भर में हँसाई होती है, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है राजीव जी।